नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 25 जनवरी के प्रथम पारी में जो एग्ज़ाम हो चुका है, तो इसके जीके के क्वेश्चंस का एग्जैक्ट एनालिसिस है। काफ़ी सवाल मिल चुके हैं, मैक्सिमम सवाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो भी टीटी जीके के एक्स्ट्रा फैक्ट सहित इंक्लूड रहेंगी। तो आने वाले शिफ्ट या फिर अदर एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड तक आपको बने रहना है। न्यू कैंडिडेट है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपके सामने पहला सवाल, स्माइल योजना किससे संबंधित है? तो स्माइल योजना है विशेषकर यहाँ पर ट्रांसजेंडर समाज और जो भिखारियों के व्यापक पुनर्वास के लिए, इन दोनों को यहाँ पर एकीकृत किया गया है। ट्रांसजेंडर समाज और भिखारी, दो योजना अलग अलग थी, इनको यहाँ पर कर दिया है इंटीग्रेटेड। और स्माइल योजना का मतलब है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये स्कीम किस मंत्रालय के हैं? तो आप कहेंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इस स्कीम के लिए 2021-22 से 25-26 तक 5 साल के लिए 365 करोड़, कितना, एक साल में 365 दिन, तो 365 करोड़ 5 साल के लिए यहाँ पर बजट का आवंटन किया गया है। आगे बढ़ें उससे पहले आपके लिए बेहतरीन डील है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर टेक्स्ट बुक की तरफ से जो कैंडिडेट अभी तक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, बेहतरीन ऑफर है। आपको एक की बजाय 2 ईयर की वैलिडिटी मिल रही है, यानी 1 वर्ष की फ्री वैलिडिटी। वो भी टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस डील को आप ग्रैब कर सकते हो। अभी फिलहाल आपको पता है एसएससी एमटीएस में बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट है, और वो भी अनलिमिटेड मॉक टेस्ट और 640 प्लस एग्जाम्स के। ऐसा नहीं आप एक एग्जाम में इतने पैसे दे रहे हो और एक एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा रहे हो, नहीं। इसमें सभी एग्जाम, जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल, चाहे आप पुलिस लेवल से लेकर आईपीएस तक, आईएएस तक के मॉक टेस्ट, यूपीएससी के मॉक टेस्ट है, बैंकिंग के मॉक टेस्ट है, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल मिल जाएंगे। एक ही पास के अंतर्गत, वो भी सेम एग्जाम पैटर्न और सबसे लोएस्ट प्राइस की डील। 2 वर्ष की वैलिडिटी मिल रही है। 2 वर्ष में जितने चाहिए एग्जाम्स का, आपका कोई भी एग्जाम एक तो निकल ही जाएगा। मॉक टेस्ट का एनालिसिस सही से करेंगे तो टीटीजी का कूपन कोड यूज़ करना न भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट सवाल मोस्ट रिपीटेड आ रहा है, उपचुनाव 2022 की बात हो रही है। त्रिपुरा का पूछा है, तो त्रिपुरा में अगरतला से सुदीप रॉय ब्राह्मण जीते हैं। और जो बोर्डवाली है, तो बोर्डवाली से मनिक शाह, कौन, मनिक शाह, तो मनिक शाह हो जाएंगी। अब बोरी है, बोरी के अंदर क्या है, बड़े लोग हैं, वो धन को बोरियों के अंदर छुपा के रखते हैं। तो बोरी, मनिक शाह, मनिक को कहाँ पर, बोर्डवाली, मनिक शाह। ट्रिक याद रखिएगा। अगरतला जैसे सुदीप रॉय ब्राह्मण है, अब अग्रस्थान है, ब्राह्मणों को अग्रस्थान देते हैं समाज में। सुरमा है, स्वप्ना दास पोल। अब जो सूरवीर हैं उनका सपना कुछ बहुत ही ऊपर का होता है, सुरमा। और यहाँ पर जुबर्ज नगर, ठीक है, जुबर्ज नगर है। ब्रज मलिना देवनाथ है, ब्रज, ब्रज में कौन है, देव है। उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे तो गोला गोकर्णनाथ में अमनगिरी, रामपुर में आकाश सक्सेना, खाटोली में मदन कसाना। उत्तराखंड में चंपावत में कौन, जो सीएम पुष्कर सिंह धामी, भारतीय जनता पार्टी से। वेस्ट बंगाल का देखिएगा, बैलीगुंज से बाबुल सुप्रियो, कौन, बाबुल सुप्रियो, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से है। आंध्र प्रदेश में आतमकूर से कौन है, मैकपति विक्रम रेड्डी। असम से हैं, मोजोली से भुवन गाम हो जाएंगे। इसी प्रकार लोकसभा उपचुनाव 2022 में भी आपको याद रखने हैं। आसनसोल ऑलरेडी आ चुका है, शत्रुघ्न सिन्हा। संगरूर ऑलरेडी आ चुका है, सिमरनजीत सिंह मान। रामपुर घनश्याम सिंह लोधी, ये यूपी से। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, निरुआ बीजेपी। मैंने बताया था आज़ादी हैं, आज़ादी यानी आजमगढ़ दिनेश लाल हैं। रामपुर राम श्याम घनश्याम थे। और गुरु है, गुरु को हमेशा सिमरन करना चाहिए, सिमरनजीत हैं। और फिर यहाँ पर मैनपुरी से कौन है, मैन और डिम्पल यादव। तो इस प्रकार भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल हैं वो किस आर्टिकल में वर्णित है? अटॉर्नी जनरल आप कहेंगे 76 में। आपको पूछ रहे सीएजी, जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हैं, वो आर्टिकल 148 में। सीएजी 148 है, महान्यायवादी 76। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? आर वेंकटरमन। प्रथम कौन से? प्रथम थे एमसी सीतलवाड़। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? वो तुषार मेहता। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जो टीटीजी के फैक्ट, संविधान का आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। टीसीएस ने काफ़ी एग्जाम में सवाल ये पूछा, आर्टिकल 78 का, राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य।
शंकुधारी वन किसके अंतर्गत आते हैं? शंकुधारी वन का है तो ये समशीतोष्ण वन है जो सदाबहार वन होते हैं। इनके पेड़ों के उदाहरण की बात करूं तो शंकुधारी में देवदार आ जाएंगे, चीड़ के वृक्ष हैं, हेमलॉक हैं, स्प्रूस हैं, ये सभी शंकुधारी हैं जो कुल देश का 6.50% भाग वन आच्छादित है। शंकुधारी का कुल वन क्षेत्रफल का। और ये कहाँ पर मिलेंगे? ये उत्तरी पूर्वी भाग हैं या फिर उत्तरी भाग में अरुणाचल प्रदेश है, आपके जम्मू वगैरह कश्मीर वगैरह में। बास्केटबॉल कोर्ट की साइज़ क्या होती है? तो इन सभी ग्राउंड की साइज़ आपको पता होना चाहिए, इससे पहले भी सवाल आ चुके हैं। तो बास्केटबॉल कोर्ट की साइज़ है वो NBA के अनुसार यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के अनुसार 28 मीटर है वो लंबा होगा बास्केटबॉल और साइज़ में, और 15 मीटर है वो चौड़ा होगा ये बास्केटबॉल की। फीबा बताता है कि ये 28.7 से 15.2 है, तो 15 और 28 के मध्य। वॉलीबॉल की बात करें, वॉलीबॉल ग्राउंड रहता है उसकी क्या साइज़ रहती है? तो वॉलीबॉल ग्राउंड है 18 मीटर है वो लंबा होगा इस प्रकार, और 9 मीटर है चौड़ा होगा, 9 दूनी 18 वॉलीबॉल। फुटबॉल आप देखेंगे तो फुटबॉल में 105 मीटर की लेंथ होती है। जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है, ध्यान रखना, फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई है 105 मीटर और चौड़ाई है वो 68 मीटर, इस प्रकार 105 68 हो जाएगा। खो खो कितना होता है? तो खो खो होता है इस साइड 27 मीटर है और चौड़ाई होती है 16 मीटर खो खो की। कबड्डी का आ चुका है तो 13 × 10 है मैन के केस में। बैडमिंटन की जो नेट रहती है ना, नेट, उसकी हाइट क्या रहती है? बैडमिंटन नेट की हाइट आपको पूछा है तो वो ग्राउंड से रहेगी 1.55 मीटर। बास्केटबॉल की जो रिम रहती है उसका ऑलरेडी सवाल आ चुका है, तो यहाँ पर 10 फीट की रिम रहती है। तो बैडमिंटन का आपको याद रखना है, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रत्येक एग्जाम का एनालिसिस के लिए। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना, काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, नए नए कंटेंट की कोशिश रहती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड का पूछा है, ये किसके अधीन काम करता है? नाबार्ड करता है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रशासित है, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना आपको पूछे तो आप कहेंगे 1982 में। पूछा जाता है कि फिक्की का स्थापना कब की गई? तो फिक्की की 1927 में। नाबार्ड है जिसके अध्यक्ष हैं अभी जो दिसंबर में बने थे 22 में, वो श्री शाहजी केवी बने। कौन बने हैं नाबार्ड के? केवी हैं, शाहजी केवी बने हैं नाबार्ड के चेयरमैन। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, संविधान में कुल कितनी अनुसूची? आपको फिक्की पूछे ना, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के एक तरीके से सपोर्टेड है, समर्थित है। संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? शेड्यूल की बात करें तो संविधान में 12 अनुसूची हैं। जो मूल संविधान अपना बना था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, फिर 4 अनुसूची ऐड की गई है। अब TCS बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा है, जो 4 अनुसूचियाँ 9, 10, 11, 12 ऐड हुई है, उनमें क्या क्या प्रावधान है, कौन से संविधान संशोधन में ऐड की गई है, कब ऐड की गई है, जो कैंडिडेट को नहीं मालूम है ज़रूर यहाँ पर देख लेना होगा आपको। 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसमें ही ऐड हो गई थी 9वीं। तो संविधान के प्रारंभ होने के समय 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद, अभी भी 395 अनुच्छेद है लेकिन उसके भाग किए गए हैं तो वो 480-90 के आसपास हो गए हैं। 8 अनुसूचियाँ थी शुरुआत में, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, भाग 25 हो गए हैं और संविधान संशोधन लगातार होते रहते हैं, 105 तक संशोधन हो चुके हैं। अब कौन सी अनुसूची में क्या प्रावधान है ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अनुसूची 1 में क्या? राज्य और संघ शासित प्रदेश की सूची, यानी राज्य और जो यूटी है वो अनुसूची 1 में आ जाते हैं। अनुसूची 2 में क्या है? राष्ट्रपति, गवर्नर, राज्यसभा और लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन का विवरण है वो अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़कर सभी अधिकारों के शपथ और वादी। अनुसूची 4 में बहुत बार पूछा जाता है राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन आप कहेंगे अनुसूची 4 में है। अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण, ये आ जाते हैं आपके SC ST का जो प्रशासन और नियंत्रण है वो अनुसूची 5 में। अब एक सवाल आता है अनुसूची 6 में कौन सा राज्य है या फिर नहीं है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है वो अनुसूची 6 में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7 में क्या है? 7 का पूछा हुआ सवाल है ऑलरेडी GD में, तो इसमें पूछा जाता है कि जो संघ सूची है, राज्य सूची है, समर्थित सूची है, वो किस अनुसूची के विषय में आती है? तो अनुसूची 7 में। 8 में भारत की जो आधिकारिक भाषाएं हैं, अब 8 से सवाल एक आ जाता है आपके, ये मैं बता दूं 8 के अनुसूची में शुरुआत में 14 भाषा थी, जो बाद में भाषाएं ऐड की गई है ना, वो कब कब ऐड की गई है और कौन सी भाषा ऐड की गई, ये TCS ने काफ़ी बार सवाल पूछा आपके ऑनलाइन एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में।
तो 14 भाषा शुरुआत में थी, उसके बाद जस्ट 15वीं भाषा आप कहेंगे तो वो सिंधी ऐड की गई थी। 15वीं को ऐड किया गया था 21वें संविधान संशोधन 1967 में, ध्यान रखना, ठीक है, 21वां 1967 सिंधी को ऐड किया गया 15वीं भाषा के रूप में। उसके बाद हुआ था 67 के बाद 21 के बाद 71वां हुआ था, जिसमें 3 भाषा हुई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड हुई थी 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। उसके बाद लास्ट में और 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, वो जोड़ी गई है 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। आपको पूछा जाता है जो संविधान में 22 शेड्यूल लैंग्वेज है उनमें से कौन सी नहीं है, तो ये 22 भाषाओं में ध्यान रखना ऑप्शन आ जाता है इंग्लिश, तो इंग्लिश तो यहाँ पे नहीं है, और उर्दू है, ध्यान रखना, उर्दू है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत, नेपाली, ये सभी आप भाषाएं देख पा रहे हो 22 भाषाओं के अंतर्गत आ जाती हैं। मैं बात कर रहा था 9वीं, 10वीं, 11वीं अनुसूची की, तो उसमें क्या क्या प्रावधान है, वह 9वीं में है भूमि कार्यकाल, भूमि कर वगैरह, रेलवे कर, ये 9वीं में आ जाते हैं। 10वीं में क्या है, दल विरोध, जो दल बदल विरोधी है कानून, वो 10वीं अनुसूची में है। 11वीं में पंचायती राज है, 12वीं में नगर निगम है। अब बात करते हैं 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, काफ़ी बार एग्जाम आया है, तो 11वीं अनुसूची में आप कहेंगे 29 है, 12वीं में है 18 विषय, 12वीं में 18, 11वीं में 29 है, 11वीं ऐड की गई है 73वां संविधान संशोधन और 12वीं की गई है 74वें में। और 10वीं कब की गई है दल बदल वाली, तो 10वीं दल बदल वाली 1985 में जो 52वां संविधान संशोधन हुआ उसमें ऐड की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं सवाल, ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक, ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक, या फिर ओलंपिक में भारत का जो पहला पदक आया था इंडिविजुअल में स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो हेलेंस्की ओलंपिक हुआ है 1952 में। उसमें खशाबा दादा साहिब जादव ने फ्री स्टाइल रेसलिंग में कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता, कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जीता था, दादा साहिब जादव हैं रेसलिंग में, फ्री स्टाइल कुश्ती में, और कौन सा ओलंपिक है 1952 वाला। पूछा जाता सवाल, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, महिला के केस में कर्णम मल्लेश्वरी आएगा, जो कि 2000 की सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में 69 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान का पूछ ले, स्पेशल पहलवान मेंशन कर दे तो आप साक्षी मलिक कहेंगे, और 2016 का रियो ओलंपिक था वो। ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारतीय प्रथम एथलेटिक्स कौन थे, अब नॉर्मन पिर्जार्ड है, एंग्लो इंडियन थे, लेकिन भारतीय एथलेटिक्स की बात करें नीरज चोपड़ा हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक में, किसी भी ओलंपिक में एथलेटिक्स ने ये पहला पदक जीता है भारतीय के केस में, वो भी गोल्ड मेडल। कितना मीटर थ्रो किया जेवलिन का, 87.58, ध्यान रखना ये भी 87.58। और वैसे शुरुआत में ही ये नॉर्मन पिर्जार्ड पहले ही ओलंपिक में चले गए थे 1900 में। व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम गोल्ड, अब दादा साहिब जादव देखा लेकिन गोल्ड नहीं लेके आई। व्यक्तिगत टीम ने तो काफ़ी हॉकी में गोल्ड आए हैं, इंडिविजुअल जो एक खिलाड़ी जाता है और गोल्ड लेकर आए हैं पहली बार, वो अभिनव बिंद्रा लेकर आए थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। अब ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक आपका जो पूछा हुआ वो है दादा साहिब जादव। अब तक जितने भी ओलंपिक हो चुके हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 तक, टोटल भारत के मेडल कितने हो गए, 35 मेडल। उन 35 में से 10 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर है, 10 9 फिर आप 16 कर दो ब्रॉन्ज है। भारत की स्थिति रही थी 2022 में टोटल 7 मेडल थे भारत के 2022 के टोक्यो ओलंपिक में। और बाकी इन सभी फैक्ट से भी सवाल आ जाते हैं, एक से अधिक मेडल जीतने वाले भारतीय कौन हैं, तो आप कहेंगे एक से अधिक मेडल जीतने वाले जो भारतीय खिलाड़ी है वो सुशील कुमार हैं, जो रेसलिंग में 2008 में इन्होंने चाइना में कांस्य जीता और 12 में यूके में सिल्वर जीता। पीवी सिंधु भी जीत चुके 2 मेडल हैं, बैडमिंटन में है। बाकी भारतीय हॉकी टीम है लगातार 6 ओलंपिक में गोल्ड जीते हैं, लेकिन इंडिविजुअल में व्यक्तिगत में एक से अधिक मेडल जीते हैं सुशील कुमार और पीवी सिंधु ने। अगला सवाल है, यूके में भारत के उच्चायुक्त कौन है, एम्बेसडर कौन है राज, तो यूके में यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त है दोस्तों विक्रम दोराईस्वामी। अब देखिए यू के बाद वी के, ठीक है, विक्रम हो गया। यूनाइटेड किंगडम के हैं विक्रम दोराईस्वामी। आपको यूएई का पूछ ले, जो संयुक्त अरब अमीरात हैं जहां पर दुबई है, यूएई, इनमें कौन है भारत के एम्बेसडर, तो वो हैं HE संजय सुधीर हैं यूएई के। यूएस का पूछ रहे तो आप कहेंगे तरनजीत सिंह संधू है यूएस के एम्बेसडर। चाइना में है प्रदीप कुमार रावत, चाइना में है प्रदीप कुमार, चाइना को क्या करो, प्रदीप्त कर दो, जला दो, प्रदीप कर दो। यूएस है, यूनाइटेड स्टेट में है तो कोई तरुण आदमी जाएगा, तरनजीत सिंह संधू।
और फिर यहाँ पर पाकिस्तान में वर्तमान में कोई नहीं है, रिक्त है, लेकिन जो डिप्टी हाई कमिश्नर है वो डॉक्टर एम सुरेश कुमार है। बांग्लादेश में प्रणय वर्मा है, प्रणय वर्मा है। रशिया में पवन कपूर, ध्यान रखना रशिया में पवन कपूर हैं। फ्रांस में जावेद अशरफ। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना की ग्रोथ रेट से सवाल था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की उच्चतम वार्षिक दर दर्ज हुई थी 6.8%। लक्ष्य कम था लेकिन हो गई ज़्यादा दर्ज, 5.6 का लक्ष्य था, 6.8% की वार्षिक वृद्धि दर वहाँ पर प्राप्त की गई। और मानव संसाधन विकास 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सभी पर ध्यान दिया गया और हाईएस्ट यहाँ पर एक ग्रोथ रेट है वो दर्ज की गई। 8वां प्लान था 1992 से 97 तक है। अदर टीसीएस एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है 8वां के बाद जो 1992 की 97 की बात आई है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ है, क्योंकि 1991 और उदारीकरण की नीति का काफ़ी बार सवाल पूछा हुआ है। अब आपको पता होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प आया था, जिसमें लाइसेंस राज का विकास है वो प्रस्तुत है, यानी इंडस्ट्री, आपको बड़े बड़े उद्योग के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती थी बड़े काम करने के लिए, इसको समाप्त कब किया गया ये पूछा जाता है। तो लाइसेंस राज आया गया था, सेकेंड पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, समाप्त किया गया 8वीं में। 2 से 8 तक चला लाइसेंस राज। ये सवाल न जाने कितनी बार टीसीएस ने पूछा है अलग अलग एग्जाम्स में। 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में, ढील दी गई नियमों में औद्योगिकरण में, जिसे उदारीकरण कहा जाता है, तो वो आई थी। जो उस समय पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। ये भी पूछा जाता उस समय पीएम कौन थे, नरसिम्हा राव थे। गोची नृत्य है ना, वो किस राज्य से संबंधित है? गोची है दोस्तों हिमाचल प्रदेश का। अब हिमाचल प्रदेश का अन्य नृत्य आप देखेंगे ना, उसमें दांगी है, नाटी है, छनक छम, ठीक है। दानव जैसे राक्षस नृत्य बोलते हैं, क्यांग माला, दलशौन, चोलंबा नृत्य, धुर नृत्य, शान छब्बू, लाल दी घुट्टी, स्वांग तेगी, दांगी नाटी, छनक छम, हिमाचल प्रदेश, गोची नृत्य। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य भी आपको पूछा है कौन सा है कौन सा नहीं है, तो पंथी नृत्य ध्यान रखना छत्तीसगढ़ का है। सरहुल नृत्य भी छत्तीसगढ़ का है। गौर नृत्य, कर्मा नृत्य, बिलमा नृत्य, हुल्की पाटा आपको पूछ रहे ना, हुल्की पाटा, हुल्की पाटा आप कहेंगे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, हल्का नहीं है, हल्का मत मानना। कक्सार नृत्य, मुरिया नृत्य, सुआ नृत्य काफ़ी बार पूछा जाता है, सुआ नृत्य छत्तीसगढ़, पंथी नृत्य छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट नृत्य की बात करेंगे ना, छुआ नृत्य हो गया, पंथी नृत्य हो गया, कर्मा नृत्य हो गया, और इसके अलावा ये सरहुल नृत्य हो गया। डोमचक का भी पूछा हुआ, पंडवानी तो है ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंडवानी भी छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट सवाल, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लेती है? तो वो लेती है दोस्तों 8.3 मिनट है, 8.3 मिनट है, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो लगभग 8.16.6 एग्जैक्ट है, और आपको 8.20 सेकंड भी देखने को मिल जाएंगे कहीं कहीं। अब प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से चलता है, ये प्रकाश की स्पीड है वैक्यूम में। हैलोजन तत्वों के परमाणु के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? अब हैलोजन के अंतिम कोश में, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो रहेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। और जो नोबल गैसेज रहती है ना, 18वां ग्रुप, हैलोजन 17वां है, नोबल गैसेज 18वां है, तो 18वें ग्रुप में बाह्यतम कोश फुल होता है, यानी टोटल 8 एलिमेंट उसमें विद्यमान रहते हैं। अब जो रासायनिक खाद है, जिसे आप कृत्रिम सिंथेटिक फर्टिलाइजर बोलते हो, कृत्रिम खाद से भूमि में क्या बदलाव आते हैं? भाई भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। जितनी ज़्यादा आप कृत्रिम खाद यूज करेंगे, एक बार 2 फसल ले लेंगे, लेकिन बार बार धीरे धीरे आपकी क्या होगी, भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी, तो आपको जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। अब नुकसान इससे हो जाता है, मिट्टी का क्षरण हो जाता है, नाइट्रोजन की लीचिंग हो जाती है, मिट्टी का संघनन हो जाता है, और मिट्टी के जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनमें कमी है, कार्बन का नुकसान हो जाता है। समय के साथ कार्बन कितना है, 0.02% कार्बन है हमारे यहाँ, और कार्बन से काफ़ी चीज़ें बनी हुई है, ये ध्यान रखना। कृत्रिम उर्वरक मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। सूक्ष्म जीव काफ़ी उपयोगी, उनको ही मार देंगे तो फिर वो उसकी उर्वरा शक्ति है वो कम होनी है, फिर वही रासायनिक उर्वरक है वो पानी में चली जाती है, फिर झीलों में आ जाती है, तो काफ़ी नुकसान, पर्यावरण प्रदूषण होता है। अब एक टीटीजे के फैक्ट जान लीजिएगा, आपको पूछ लें उर्वरक में एनपीके, सवाल पूछा हुआ टीसीएस ने, एनपीके, आपको उर्वरक का जो बैग रहेगा उस पर एनपीके लिखा रहता है जो फर्टिलाइजर के बैग में, तो उसका मतलब है एन यानी नाइट्रोजन, पी फास्फोरस, के यानी पोटेशियम। के का पूछ रहे तो वो पोटेशियम है, जो के का सिंबल रहता है, पोटेशियम पी से स्टार्ट है।
पद्म अवार्ड विजेता कुचिपुड़ी नर्तक 2022 में कुचिपुड़ी डांसर है जिनका नाम है दोस्तों गद्दम पद्मजा रेड्डी। पद्मजा रेड्डी को मिला है पद्मश्री 2022 जो चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। राजा और राधा रेड्डी भी कुचिपुड़ी की नर्तक हैं, उन्हें भी पद्म अवार्ड मिल चुका। जैसे पद्मश्री उन्हें 1984 में मिला और पद्म भूषण इन्हें मिला है 2000 में। किस नदी का दक्षिणी भाग मगध के नाम से जाना जाता था? तो मगध है न क्षेत्र, वो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र है, गंगा नदी का। शीतकाल में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावट बोला जाता है, जो भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान वगैरह में ज़्यादा होती है। आपको पूछ लें जैसे शीतकाल वर्षा मावट है तो आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? ये भी सवाल है, बहुत बार ऑनलाइन एग्जाम में आ चुका है टीसीएस कंपनी ने। आम्र वर्षा होती है दोस्तों केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में। कब होती है? गर्मियों के अंत में। आम्र वर्षा मानसून से पहले की वर्षा है। एसएससी जीडी में सवाल आ चुका है काल बैसाखी क्या है दोस्तों? काल बैसाखी है एक भयंकर तूफान जो बंगाल साइड में आता है जिससे नुकसान ज़्यादा होता है, इसलिए काल है। फूलों की बौछार है, फूलों की बौछार केरल और निकटवर्ती क्षेत्र में कहवा के फूल खिलने लगते हैं। लू का सवाल जीडी में आ चुका है, जो गर्मियों में शुष्क और एक तरीके से खतरनाक पवनें चलती हैं नुकसानदायक, वो है लू है जो कि उत्तर भारत में चलती है। तो ये सवाल आपके 20 में से 20 एग्जाम के बाद एनालिसिस है, जो एग्जैक्ट सवाल हैं। एफर्ट के लिए लाइक कर देना, एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए लाइक कर देना। और जो कैंडिडेट हैं इंतजार कर रहे थे टेस्ट सीरीज की सेल का, तो गणतंत्र दिवस सेल आपके सामने है। टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना न भूलें। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कीजिएगा। धन्यवाद।